नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो हम लोग दरोगा के प्रैक्टिसेस चला रहे हैं इस चैनल पे, उसका ये दूसरा सेट है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें 25 जीएस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 2-3 करंट के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं फ्रेंड्स। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इसके नंबर को और बढ़ा के 25 से 40-50 भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। और एग्जाम के जब डेट आ जाएंगे तो क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेद कर्मकांडों से संबंधित है और गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में इसकी चर्चा किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यजुर्वेद में कर्म कांडों की कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा वेद कर्म कांडों से संबंधित है, तो यजुर्वेद है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। संगीत वाले जो वेद है जिसमें संगीत की चर्चा है वो सामवेद है फ्रेंड्स। और आपको याद रखना अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे पुराना सबसे न्यू वेद है। इन चारों वेदों में सबसे नया कौन सा है, तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में फ्रेंड्स पुरुष सूक्त की चर्चा की गई, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 1576 में लड़ा गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से उस समय मानसिंह सेना के नेतृत्व कर रहे थे, याद रखिए। उनके बीच ये युद्ध 1576 में लड़ा गया था फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट ये हल्दी घाटी के युद्ध पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा। 1576 में लड़ा गया था फ्रेंड्स। आपको पता है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है फ्रेंड्स। और उसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी के हराकर भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार, जो आपको याद रखना है, कि मुगल वंश की स्थापना करता है। तो 1526 में कौन सा युद्ध होता है फ्रेंड्स, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह युद्ध ऐसा था जिसने भारत में मुगलों की स्थापना की। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना से रिलेटेड युद्ध 1526 का पानीपत का युद्ध, याद रखना है आपको। 1556 में भी एक युद्ध हुआ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा युद्ध हुआ था। 1565 वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 1565 में एक युद्ध होता है, राक्षस तांगड़ी के उसे युद्ध कहा जाता है। जो युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी किंगडम के बीच में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य की जो पतन है वो काफ़ी तीव्र गति से होने लगी थी। इसमें यह भी पूछा जाता है कि राक्षस तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राम राय नाम का एक व्यक्ति था जो विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व प्रदान कर रहा था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन मैं 1-25 करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे तो ये नंबर काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। उसी हिसाब से अकॉर्डिंग आप लोग इसको कंज्यूम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था नारा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको। और देखिए गोपाल कृष्ण जो गोखले थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और लाला लाजपत राय को याद रखना है आपको, इन्हें कई बार पंजाब केसरी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। भगत सिंह को भी पंजाब केसरी कहा जाता है, इनको भी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को, इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा। कई बार उपाधियां भी पूछ लीजिए दरोगा जैसे एग्जामों में, तो आपको इन सब भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लीजिए। गरम दल के एक प्रकार के नेता थे और उन्होंने 1916 में अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। इन्हीं के साथ सितंबर 1916 में शुरू करेंगी होम रूल एनी बेसेंट। और अप्रैल 1916 में शुरू करेंगे कौन, तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में किसे माना जाता है। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को भारत में सेल्फ गवर्नमेंट का शासक कहा जाता है। देखिए इनका शासन अगर आप याद रखना चाहते हो, याद रखिएगा 1880 से फ्रेंड्स 1884 तक भारत में गवर्नर जनरल वायसराय बनकर रहते हैं, याद रखिएगा। इन्हें उदार वायसराय माना जाता है, लिबरल वायसराय माना जाता है, क्योंकि ये भारतीय के विकास के लिए काफ़ी योगदान कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने भारत में सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्रूव करने की काफ़ी कोशिश किया था, याद रखना आपको। इन्हीं के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद आया था फ्रेंड्स। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो आपको याद रखना है कि इस बिल के तहत भारतीय जज को भी ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ केस सुनने का अधिकार दिया गया था, जो कि अंततः वापस ले लिया गया था। तो याद रखिए इन्हीं के समय इल्बर्ट बिल आया था भारत में। और 1870 का एक मेव प्रस्ताव पूछा जाता है कि 1870 का मेव प्रस्ताव किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मेयो जो था यह भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए एक 1870 में मेयो प्रस्ताव लाया गया। तो कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि 1870 का मेयो प्रस्ताव अपना किससे संबंध रखता है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना स्थानीय स्वशासन से अपना संबंध रखता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी का भारत में आपको पता है नाम जोड़ता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ये 1848 से 1856 तक भारत का वायसराय रहेगा फ्रेंड्स। और इसी के बाद लॉर्ड कैनिंग आता है, जिसके समय 1857 का महान विद्रोह होता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं लोग।
अगला सवाल क्या रहा फ्रेंड्स कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे ही बता देंगे कि नीली क्रांति जो है फ्रेंड्स मछली उत्पादन से संबंधित है। देखिए ब्लू इकोनॉमी या फिर ब्लू क्रांति जो भी है ना, वाटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटियां होती हैं उन्हें ब्लू वाटर या ब्लू रेवोल्यूशन या फिर ब्लू इकोनॉमी के सेंस में देखा जाता है। आप याद रखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और दूध उत्पादन के लिए भारत में ऑपरेशन फ्लड चला था। ऑपरेशन फ्लड चला था जो भारत में, तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड था, तो दूध उत्पादन से संबंधित था फ्रेंड्स, उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोनों सवाल सर। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, असम में है। याद रखना आपको ये कि जो मानस टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स, या यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है भारत में। क्या है यह, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में पड़ता है। इसके यहाँ पे हाथी और गेंडा भी पाए जाते हैं। इसके अलावा काजीरंगा भी असम में है, ओरंग भी असम में है। ये जो मैं एक्स्ट्रा नाम बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप साइड में कॉपी भी लेके बैठ सकते हैं, पेज जिस पे लिख के आप इसको बार बार मेमोराइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये दो तीन जो मैंने नाम बताया, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अरुणाचल प्रदेश जो है आपको याद रखना है कि भारत का अगर आप मैप बनाते हैं ऐसे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, उसको भी याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनाई जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा इसको, ये 1914 में ड्रॉ किया गया था लाइन, और चीन जो है इस रेखा को नहीं मानता है, जिस कारण भारत का जो पूर्वी सेक्टर है वहाँ पे भी, मतलब ये जो सिक्किम के बाद वाला जो सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो यही मेनली विवाद होता है फ्रेंड्स। 1914 में इसको ड्रॉ किया गया था, याद रखिएगा। देखिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और भारत बांग्लादेश के साथ 3 बीघा कॉरिडोर, आप नाम सुने होंगे कभी, 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, तो भारत बांग्लादेश सीमा पे यह स्थान है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और भारत और नेपाल के बीच हम लोग बॉर्डर के कोई नाम नहीं दिए क्योंकि बॉर्डर ज़्यादातर खुला रहता है, लेकिन लिपुलेख दारा जो उत्तराखंड में, वहाँ पे हाल ही में जब चीन के साथ व्यापार शुरू हुआ है तो नेपाल ने आपत्ति जताई है, जिस कारण चर्चा में आ गया था। आपको याद रखना कि लिपुलेख दारा जो है यह भारत में पड़ता है और उत्तराखंड में पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है आर्टिकल 352, 356, 360 या फिर 365। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, याद रखिएगा। देखिए भारत जैसे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एक बार भी, मतलब 0 टाइम्स लगाया गया है, इसको याद रखिएगा। 1991 में जब हमारे देश में आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, उस समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुए थे कि इकोनॉमिक आर्थिक आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जाए, लेकिन हुआ नहीं था। तो ऐसे भी सवाल बन जाए कि भारत में कब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जब आर्टिकल 360 लगाने जैसी स्थिति आ गई थी, तो 1991 की स्थिति आप याद रखिएगा। 1900 जो आर्टिकल 352 है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आपको याद रखना है। वहीं आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन या फिर जो राज्यपाल राज्यों में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, उसके आधार से अपना याद रखिएगा। और आर्टिकल जो 365 है फ्रेंड्स, या इन सबके जो है अगर सेंटर देता है राज्यों को कुछ डायरेक्शंस और राज्य उसको विफल होते हैं, तब इसके बेसिस पर आर्टिकल 352 को भी इन्वोक किया जा सकता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप गैदर करते रहिए फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल भाग 4A, याद रखना आपको, भाग 4A के तहत इसका चर्चा किया गया फ्रेंड्स। देखिए जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, हम लोग USSR के संविधान से उस समय, क्योंकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हम लोग इसको संविधान में शामिल किए थे, और USSR का विखंडन 1991 में 15 देशों में हो गया था। तो उस समय USSR ही था, लेकिन अगर ऑप्शन में रूस भी रहता है तो आप उसको टेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसकी चर्चा है आर्टिकल 51A के तहत, याद रखिएगा। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 था फ्रेंड्स, लेकिन 86वें संविधान शोधन के द्वारा एक और जोड़ के 11 कर दिया गया। स्वर्ण सिंह एक समिति थी जिन्होंने सिफारिश किया था कि भारतीय संविधान में 11 मूल अधिकारों को शामिल किया जाए, लेकिन 10 ही उस समय शामिल किया जाता। तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिस समय भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया तो उनकी संख्या कितनी थी, तो 10 थी, वर्तमान उनको बढ़ाकर 11 कर दिया गया। भाग 3 में आपको पता है कि मूल अधिकार का चर्चा किया गया, और ये आर्टिकल 1235 तक कवर करता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वहीं आपका जो भाग 4 है फ्रेंड्स, ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में चर्चा करता है, जो आपको याद रखना है
कि 36 से 51 तक है। वहीं भाग 5 जो है संघ के बारे में चर्चा करता है, यह आर्टिकल 52 से 151 तक डील करता है। इन एक्स्ट्रा बातों को भी आप याद रखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। पहले ये सब समझ लीजिए, पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है। इसका मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसा पद जो उस काम के लिए क्रिएट नहीं किया गया, बावजूद उसको उस काम की ड्यूटी दे दी गई है, इसीलिए उसको एक्स ऑफिशियो, जैसे कैसे समझिए, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पद का क्रिएशन इसलिए नहीं हुआ था कि वो नीति आयोग अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उस पद पे हैं इसीलिए उनको उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे शब्द के लिए यूज किया जाता है पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो कह रहा है कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 64 के तहत इसकी अध्यक्षता करते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 के तहत उनको राज्यसभा का उपसभापति सभापति बनाया जाता है। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा आर्टिकल 93 में है। अगर आप चाहें तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 52 का संबंध कहता है कि ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति से अपना संबंध जोड़ता है। फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि जीरो आवर का क्या अर्थ है। ये ऑप्शन है सर बहुत सारे। कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 जब अत्यधिक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन बी जब कोई अति महत्वपूर्ण मामला उठाया जाता है। ऑप्शन सी सुबह और शाम के सत्र के बीच का समय। और ऑप्शन डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाया जाता है तो जीरो आवर के तहत उसको डिस्कस किया जाता है। जो भारतीय संसद में प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद ये आवर को जीरो आवर कहा जाता है। याद रखिए, देखिए जो जीरो आवर है फ्रेंड्स, ये भारतीय मतलब सभी भारतीय संसद का देन है दुनिया को। अब पहली बात। दूसरी बात, भारतीय संविधान में इस शब्द का कहीं चर्चा नहीं है। और सेम इसी प्रकार का एक कंसेप्ट फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में चलता है, जहाँ इसे गैप आवर के नाम से जाना जाता है। तो जीरो आवर का सामान्य अर्थ यह होता है कि जब कभी अति महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं, तो उस समय जो विषय चर्चा में चल रहा होता है उसको रोक के इस पर चर्चा किया जाता है, इसलिए इसे जीरो आवर कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है। और इसमें बिना पूर्व नोटिस के भी प्रश्न का डिस्कशन किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। और धन विधेयक का संबंध भारतीय संविधान का आपको पता है आर्टिकल 110 117 दोनों से रिलेटेड है। एक में परिभाषा, एक में इसके बारे में विशेष प्रावधान के बाद किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि जीएनपी, इकोनॉमी में जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सही अर्थ क्या है। क्या है जीडीपी होता है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फ्रेंड्स देखिए, जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी में एक देश के बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, उसकी जो भी मौद्रिक मूल्य होती है, उसी को हम लोग कह देते हैं जीडीपी है। इसमें भारत के बाउंड्री सीमा के अंदर जो विदेशी है और जो भारतीय सबको शामिल कर लेते हैं जो प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम लोग जीएनपी निकालते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कुछ भारतीय बाहर कमा रहे होंगे और कुछ विदेशी भारत में कमा रहे होंगे, तो जो विदेशी भारत में कमाते हैं उनको हम लोग माइनस कर देते हैं, और जो भारतीय बाहर से भेजते हैं उसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद जो हम लोग निकालते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग जीएनपी कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और एक और बात ध्यान रखिएगा, देखिए जीडीपी जब भी हम लोग गणना करते हैं, तो भारतीय जो दूतावास होता है डिफरेंट जो राज्यों में, देशों में, उसको भी हम लोग शामिल करते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, बल, वेग, त्वरण या फिर कार। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आप बताइए कि इसमें से कौन जो है एक सदिश राशि है। तो आपको याद रखना है कि वेग जो है एक प्रकार का वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स, या सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, आप याद रखिएगा। बल जो है एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक फ्रेंड्स क्या होता है बताएंगे। तो सॉरी माफ कीजिएगा, पूछा कौन सदिश राशि नहीं है फ्रेंड्स। तो बल, वेग, त्वरण ये तीनों सदिश राशि हैं। और जो कार जो है ये एक प्रकार का अदिश राशि है फ्रेंड्स, क्योंकि बल में एक दिशा होती है। बल, वेग और त्वरण तीनों फ्रेंड्स ये सदिश राशि हैं, और जो कार्य है यह अदिश राशि, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। माफ कीजिएगा, कार का एसआई मात्रक जूल होता है फ्रेंड्स। कार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। वेग के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड, और त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग याद करते हैं, याद रखिए। और निगेटिव त्वरण को, नकारात्मक त्वरण को मंदक त्वरण कहा जाता है फ्रेंड्स। ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा कि मंदक त्वरण हम लोग किसे कहते हैं, तो नकारात्मक त्वरण को ही मंदक त्वरण कहा जाता है, याद रखिएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है फ्रेंड? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, यकृत हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यकृत जो है मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो अपने आप से रीजनरेट भी कर सकता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा मानव अंग ऑटोमेटिक जनरेट हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है, तो ये इसका आंसर यकृत होगा। यकृत जो है फ्रेंड्स पित्त का निर्माण का भी कार्य करता है, याद रखिएगा, और इसी से पित्त निकलकर पित्ताशय में जमा होता है फ्रेंड्स, और फिर पित्ताशय से पाइल पील डक्ट का मतलब आगे जाता है, याद रखिए। यकृत जो शरीर में विषहरण का भी काम करता है, जिसे डिसऑक्सीफिकेशन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका इतना काम है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी आपको कहा जाता है, और अंगनाशय जो है फ्रेंड्स पैंक्रियाज, ये इंसुलिन का स्रावन करता है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। और अंगनाशय को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मतलब कि मिश्रित ग्रंथि से कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर ऑप्शन में कभी आपको यकृत ना दिखे और सबसे बड़ी पूछ ले, तो आप वहाँ पे अंगनाशय को टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन या फिर रेडॉन? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, रेडान गैस का कैंसर के उपचार में, मेनली जो रेडियोथेरेपी की जाती है कैंसर में, उसमें रेडान का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसके बारे में एक और बात जान लीजिए, जब भी भूकंप आने वाला होता है तो अचानक एटमॉस्फेयर में रेडान गैस की कुछ मात्रा इंक्रीज होने लगती है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अक्रिय गैस वैसे गैस को, इनर्ट गैस वैसे गैस को कहा जाता है जो किसी अन्य गैसों से रिएक्शन नहीं करती है, प्लस उनकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी नंबर या तो 2 होता है या फिर 8 होता है, मतलब कि उनके ऑक्टेव फुल होते हैं, इसलिए उन्हें अक्रिय गैस कहा जाए। ये किसी और गैस से रिएक्शन करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जैसे कि हीलियम में भी आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या अक्रिय गैस के एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। अगर आप साइंस अच्छे से पढ़े तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अक्रिय गैस की टोटल नंबर कितनी है फ्रेंड्स, बताइएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं बक्साइड किस धातु का अयस्क है, मतलब और बक्साइड से कौन से धातु हम लोग प्राप्त करते हैं, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए जो लोहा है इसे Fe कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। और मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, ये सब क्या है, लोहे के और है, जैसे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का, इसी तरह मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, ये सब क्या है, लोहा के और है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। सोना जो है आपको याद रखना कि सबसे कम रिएक्शन करता है, बहुत कम रिएक्शन करता है, ये मतलब अक्रिय तो नहीं है लेकिन रिएक्शन इसका काफ़ी धीमा होता है, याद रखना आपको। सोना चांदी, ये रिएक्शन जो टेबल बनता है उसमें सबसे नीचे की तरफ फ्रेंड्स आते हैं, याद रखना आपको। सोना का सिंबल Au होता है फ्रेंड्स, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका देखिए आंसर तो ये लगभग इसमें नाम जो लिखा है कुंवर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पीर अली जो था एक पुस्तक विक्रेता थे और पटना में 1857 के क्रांति को लीड किए थे, लेकिन इसका आंसर जब भी अगर कुंवर सिंह हो तो कुंवर सिंह ही टिक करना, आपको याद रखना है। और ये जगदीशपुर के जमींदार थे, जो वर्तमान का बिहार जिला का आरा पड़ता है, वहाँ से इनका संबंध था, याद रखिएगा। ये जो है इनकी आखिरी लड़ाई ग्रैंड के साथ हुआ था, एक सेनापति था ग्रैंड, उसके साथ इन्होंने आखिरी लड़ाई किया था, याद रखिएगा। टेलर भी इनके साथ लड़ा था, लेकिन जो इनकी जो आखिरी लड़ाई हुई थी ग्रैंड के साथ हुआ था, याद रखिएगा। और इन्होंने स्टेटमेंट कहा था कि मैं जहाँ हूँ वहीं मेरी जगदीशपुर है, याद रखिए। और देखिए स्टेटमेंट से एक और बात याद आए कि गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संगठन खड़ा कर सकता हूँ, तो स्टेटमेंट भी साथ में अगर याद रख सकते हैं तब याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1106 बिहार की डेंसिटी है। और राष्ट्रीय पूछ ले तो 382 आती है फ्रेंड्स, नेशनल 382 है फ्रेंड्स, और अगर बिहार का पूछ ले तो 1106, आपको याद रखना। और सबसे कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना। सबसे कम किस राज्य का घनत्व है तो अरुणाचल प्रदेश का है, और बिहार का सबसे ज़्यादा अधिक है, याद रखिए। इसके बाद वेस्ट बंगाल का आता है बिहार के बाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराया था, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। और विक्रमशिला वर्तमान में बिहार का जो भागलपुर जिला है वहाँ पे पड़ता है। यह बौद्ध शाखा से यहाँ पढ़ाई होती थी, याद रखना है। बौद्ध धर्म की शिक्षा की पढ़ाई यहाँ पे की जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोपाल जो है यह उदंतपुरी और सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो सोमपुर वर्तमान के बांग्लादेश में पड़ता है और उदंतपुरी बिहार में है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि बिहार राज्य का जो स्टेट ट्री क्या है,
इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। हाल ही में बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का प्री हुआ था, तो उसमें पूछ लिया गया था सवाल कि बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो यहाँ पूछा आपसे वृक्ष क्या है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पीपल। बिहार राज्य का राज वृक्ष, याद रखिए। देखिए अगर राज्य पशु पूछ ले फ्रेंड्स तो हो जाएगा कौन सा, तो आपको बैल याद रखना होगा, ठीक है। अगर पशु पूछे तो बैल, और वृक्ष पूछे तो पीपल, आप पक्षी पूछे तो गौरैया। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मछली में मांगुर मछली बिहार की राजकीय मछली है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फूल पूछ लिए तो गेंदा की फूल जो है वो बिहार राज्य का राजकीय फूल है। इन सब बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक करेंट से कुछ सवाल हमने इसमें डाला हुआ है फ्रेंड्स, कि हाल ही में मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रीन बजट पेश करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि हम लोग ग्रीन बजट को भी शामिल करेंगे। देखिए ग्रीन बजट का मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि सरकार जो जीडीपी बनाने में कितना पर्यावरण का नुकसान करते हैं उसका भी लेखा जोखा रखा जाता है। तो ऐसे बजट को हम लोग ग्रीन बजट कहा जाता है। और ग्रीन बजट को हमेशा इन्वायरमेंट के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि जब भी सरकारें ग्रीन बजट पेश करेंगी तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के उनके जो खर्च है बढ़ता है, और इन्वायरमेंट में अच्छी चीज़ें शामिल होने लगती है और उसकी क्वालिटी जो है इंप्रूव होती है फ्रेंड्स। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं कि जनवरी 2025 में चंद्रयान 4 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च के साथ ही चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला दुनिया में कौन सा देश बन जाएगा। देखिए सवाल ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि चंद्रयान जब भारत लॉन्च करके और वहाँ से सफलतापूर्वक मटेरियल लेकर वापस आएगा तब कौन सा देश बनेगा, ये ऐसा सवाल है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब कि चौथा हम लोग राष्ट्र बन जाएंगे। क्योंकि इसके पहले यूएसए और चीन ने एक कारनामा कर लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रहा है कि चाइना जो है चांग-ई 6 मिशन के थ्रू चंद्रमा से अपना कुछ मिनरल को वापस लेके आया था। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 90 सदस्यवां देश कौन बना है, जिसने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखिए इसका राइट आंसर अर्जेंटीना होगा फ्रेंड्स। ऐसे देखिए मैंने ऐसे सवाल 90वां ही क्यों पूछा है, क्योंकि अर्जेंटीना काफ़ी चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसे ब्रिक्स में भी शामिल करने के बुलाया गया था और ये आया नहीं था फ्रेंड्स। तो हाल ही में बीपीएससी में भी एग्जाम हुआ था जो अभी, तो पूछ लिया कि किस देश को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 2023 में बुलाया गया लेकिन आया नहीं था। तो उसका राइट आंसर अर्जेंटीना था। उसी बेसिस पर मैंने इस क्वेश्चन को बनाया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, यह कॉप जो 21 हुआ था 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, वहाँ पे भारत मतलब कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया था, याद रखिएगा। और ये एक ऐसा बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसके फाउंडर भारत और को फ्रांस मिलकर हम लोग किए थे, याद रखना आपको। अर्जेंटीना इसका 90वां मेंबर बना है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने डिजिटल नागरिकता मतलब कि डिजिटल सिटीजनशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जो विश्व में अपनी तरह की पहली पहल है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ पूरी दुनिया में पहली होती है वो ऑटोमेटिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा देश जो है डिजिटल सिटीजनशिप के कारण चर्चा में रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखना। और यूएई ने कुछ साल पहले अपना गोल्डन सिटीजनशिप भी लॉन्च किया था, जिसके तरफ उन्होंने संजय दत्त पहले एक्टर बने थे जिन्हें सम्मान दिया गया था। तो याद रखिए यूएई जो है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल अबू धाबी है और यह 7 एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ राज होते हैं फ्रेंड्स, वैसे वहाँ 7 एमिरेट्स मिलकर यूएई देश बनाते हैं, याद रखिएगा। जैसे एक अबू धाबी एमिरेट्स है, शारजा एक एमिरेट्स है, दुबई एक अलग एमिरेट्स है, इसी तरह 7 वहाँ पे एमिरेट्स है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, किस महापुरुष के उपलक्ष्य में जयंती में मनाया जाता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप बताइए ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद जी के बर्थडे पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन के अलावा आप एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सरदार पटेल को पता है लौह पुरुष भी कहा जाता है भारत में। सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की गठन किए थे, और 1943 में सिंगापुर में उन्होंने राष्ट्रीय सरकार का भी गठन किया था, याद रखिएगा। और उन्होंने अंडमान द्वीप और अंडमान और निकोबार को स्वराज और शहीद द्वीप के नाम से संबोधित किया था। इन सब बातों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीके जीएस और करंट के इंक्लूडिंग
प्रैक्टिस सेट है। यह दरोगा के साथ साथ अगर आप बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं, एईडीयू की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी करते, तो वहाँ सब जगह हेल्प करता है। क्योंकि देखिए जीएस क्या है ना, अपने आप में होल है। अगर आप एक बार आपके पास नॉलेज इकट्ठा होते जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में आपको मदद करेगा। यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।